Hi, welcome everybody. So in this session, we will start working towards AI-powered risk assessment for financial compliance project. Okay. So हमने देखा था कि पिछले सेशन में हमने समझने की कोशिश की थी कि एआई कंप्लायंस मतलब क्यों जरूरी है, बैंक्स को कितना लॉस देखना पड़ता है। ठीक है। और अभी भी मतलब 50,000 करोड़ के आसपास एनुअल फ्रॉड्स अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड होते हैं, पता ही नहीं चल पाता। एंड हमने ये भी एस्टिमेशन किया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कितनी बड़ी हैं। ठीक है। सो जेनरेटिव एआई विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू डू इट। ठीक है। और अगर ह्यूमंस भी अगर हमें लगाने पड़ेंगे तो 31-32 लाख लोग लगाने पड़ेंगे जो उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। ठीक है। अगर मैं आपको आज एक अगर वैसे मैं बताऊं कि अगर जैसे आप इन्फोसिस को देखें, इन्फोसिस इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ वेरी हाई नंबर ऑफ स्टाफ। ठीक है। इन्फोसिस में आज की डेट में 3,30,000 लोग अप्रॉक्स। ठीक है। 3,29,000 पीपल आर देयर इन इन्फोसिस एज ऑफ नाउ। ठीक है। So, so for a company like Infosys also, it is not possible to put all of their manpower across such systems. So obviously we need technology, and technology only can help us solve such issues. ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम ये देखेंगे कि इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो बैंक्स हैं वो कैसे अभी कंप्लायंस करते हैं। ठीक है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड किया है जिसका नाम है एग्जिस्टिंग पब्लिक कंप्लायंस रूल्स ऑफ बैंक। ठीक है। ये मैं डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एंड यू कैन डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट विथ यू। आई एम जस्ट सेंडिंग यू द लिंक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन दिस जूम चैट। ओके। Here is the link. You click on this and you download this document. Okay. And we are going to start discussion. And after that understanding कि अभी बैंक्स कैसे करती हैं कंप्लायंस, उसके बाद में फिर हम इसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कंप्लायंस को विद पाइथन एंड विद जेनीआई फाउंडेशंस। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। आप सभी को डॉक्यूमेंट मिल गया। ठीक है। नाउ ऑल्सो आई विल शेयर जो ऑफिशियल आरबीआई का डॉक्यूमेंट है। आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक विथ यू इन द प्रीवियस सेशन। ठीक है। मैं अगेन एक बार भेज देता हूं। दिस वॉज द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दीज कंप्लायंस रेड। ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 एंड इट इज अपडेटेड एज ऑन 14 अगस्त 2025। ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट है जो कि कंप्लायंस के लिए यूज होता है। ठीक है। इज दैट क्लियर? All of these due diligence, all these measures, chapter by chapter discussion is here on this page. You can also read this document from here also. Okay, is that clear? So banks deploy these policies कि कैसे transactions, suspicious transactions या non compliant transactions को कैसे डिटेक्ट करना है। ठीक है। सो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा 8 पेज डॉक्यूमेंट बनाया है जिस डॉक्यूमेंट को आज हम रेफर करेंगे बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो पहले हमें क्लैरिटी से समझ में आना बहुत जरूरी है कि अभी बैंक्स कैसे करते हैं कंप्लायंस को, और फिर हम इसके अक्रॉस जेनीआई सोल्यूशन कैसे बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर आप समझोगे कि सबसे पहले हम एक तरीके से फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, हम समझते हैं कि अभी क्या एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं। ठीक है। वी कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज पॉसिबल एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हम कैसे एक जेनीआई सोल्यूशन को डिजाइन करेंगे या बिल्ड करेंगे, या कौन कौन से जेनीआई की फाउंडेशनल स्किल्स हैं जो हमें आनी चाहिए जिसके थ्रू हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे आगे चल के। ठीक है। तो हमने ये बात की थी कि जो ये कंप्लायंस वाला प्रोजेक्ट है वो हमने बिगिन कहाँ से किया कि जनरेटिव एआई इंडस्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से डेलॉयट, जो कि
डेलॉयट या वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशन वी कैन टेक, जो कि बैंक्स को ये सर्विसेज देती है, ठीक है। बैंक्स आर द कस्टमर जो जेन्युइन सॉल्यूशंस अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। और बैंक्स की एक प्रॉब्लम हमें निकल के आई कि बैंक्स की क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंप्लायंस इज अ प्रॉब्लम फॉर द बैंक एज ऑफ नाउ, ठीक है। और वही सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं। वो इन द प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट I will just quickly take you there also. Just I'll give you a quick reference so that it will be clear. So the project we are implementing is this generative AI model for compliance risk prediction. Okay. For a generative AI engineer at Deloitte. Okay. And the project is AI powered risk assessment for financial compliance. This is the project which we are implementing. Okay. Now, coming back to the document. तो आज हम ये समझेंगे कि अभी एग्जिस्टिंग कंप्लायंस रूल्स क्या हैं, ठीक है, जो आरबीआई ने अप्लाई कर रखे हैं बैंक्स के लिए इन इंडिया, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव इज वी विल सी हियर दैट बेस्ड ऑन आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, ये डॉक्यूमेंट है जो आरबीआई ने पब्लिश किया, नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 एंड द पब्लिक कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलोड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज इन इंडिया, ठीक है। जैसे कि बैंक्स हैं तो वो क्या फॉलो करते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, आई क्विकली टेल यू। सो इन दिस डॉक्यूमेंट वी विल कवर द मेन पब्लिक रूल एरियाज दैट बैंक मस्ट फॉलो इन इंडिया, ठीक है। ये हमें पता लग जाएगा कि अभी मेन पब्लिक रूल्स कौन से हैं, द ट्रांजैक्शन पैटर्न्स दैट बिकम कंप्लायंस रिस्क सिग्नल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। वी शैल बी एबल टू गेट the transaction patterns, okay, and these transaction patterns will become our compliance risk signals, ठीक है। this is what we have to collect from here. तो अगर हमें पैटर्न समझ में आ जाएं और हमें पता लग जाए कि कौन से पैटर्न्स हमारे लिए कंप्लायंस रिस्क हमें सिग्नल कर सकते हैं कि भाई ये एक्टिविटी हो रही है और ये एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकती है या एक रिस्की ट्रांजैक्शन हो सकती है, ठीक है, तो हम एक ऑटोमेटेड जेनएआई सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जिसको ह्यूमंस की जरूरत ना पड़े और वो सारी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सके और ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने के साथ में वो कंप्लायंस हमें करके दे सके, ठीक है, कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग are compliant, and with this what we will be able to do, we will be able to protect from financial crimes, okay, we'll be able to protect people now, and we will be, in fact banks can make a lot of money, ठीक है। तो क्या होगा, अब बैंक के पास पैसा है, क्यों पैसा है, बैंक तो हर हर क्वार्टर में 15-15 20-20 हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। तो डेलॉयट गया बैंक के पास और डेलॉयट ने बैंक से बोला कि यार मैं बनाता हूं आपके लिए सिस्टम, मेरे पास अच्छे बंदे हैं, जनरेटिव एआई के टेक्निकल पीपल हैं, बैंक को जरूरत नहीं है जेन एआई इंजीनियर्स हायर करने की, ठीक है। बट डेलॉयट सिंस इट इज अ कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स these large enterprises come out of their problems, ठीक है, because their problems are big and they charge heavy for it, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इमेजिन करूं या इमेजिन क्या, लेट्स से on the basis of data, if we quickly see कि let's say uh, how much would Deloitte charge for consulting an AI risk assessment. I just put it here, na? This here is the project. Allow me on. ठीक है, मैं इसको करता हूँ, let's say I just put it there. How much, let's say, Deloitte will charge banks or per bank for this kind of project. ठीक है, एआई से पूछते हैं
ठीक है, पर बैंक इन इंडिया इन INR, ठीक है, इंडिया में कितना कर रहा है, US और वहां पे तो बहुत ज्यादा पैसे लेते होंगे ऑब्वियसली ये, ठीक है. So now let's say, so what are they typically doing is, if you see, for a major bank in India, a comprehensive GenAI compliance risk prediction project by Deloitte Consulting typically would cost somewhere between 1.5 crore to 4 crores. ठीक है, depending on model complexity, data scope and depth of AI governance. So, अब इसका क्या पार्ट हो सकता है? Key pricing drivers could be consulting and strategy phase, which could be 8 to 12 weeks. Then implementation and operations, where they will build scalable, repeatable AI models that will integrate with core banking systems, which will require extensive backend engineering. And then there could be a team structure where they can have strategy managers, data scientists, Gen AI engineers, and compliance legal SMEs. ठीक है, ये 4 टाइप के लोग हो सकते हैं. Then there's a market context. So एक कंसल्टिंग के लिए, consultation के लिए they can charge approximately 1.5 CR to 4 CR, okay, for a duration of around 8 to 12 weeks, okay. And I think they have some operations implementations, they have invested as well something here. इनकी एनुअल रिपोर्ट्स में भी वैसे मिल जाता है, ठीक है. And Deloitte invests 100 crore in AI infrastructure for COEs. I think this is a center of excellence, ठीक है. These are Gen AI related center of excellence which they are building and grooming their workforce so that they can solve such problems, ठीक है. अच्छी बात है, सबसे ऊपर हम ही आ रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी, वन डे अगो. ओके गुड, AI ने देख लिया होगा. नाउ लेट्स सी. सो अभी क्या है, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस. सो बात समझ में आ गई कि एक कंसल्टेशन प्रोडक्ट वुड बी समवेयर अराउंड दिस. इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्ट वुड इवेंचुअली बी हायर, ठीक है. जब ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इवेंचुअली ज्यादा और भी ज्यादा अमाउंट हो सकता है, ठीक है. नाउ लेट्स सी. सो अब हम एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं, अब हमें ये क्लियर आइडिया है कि हम एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, और हमें ट्रांजैक्शन पैटर्न्स समझने हैं और हमें कंप्लायंस रिस्क सिग्नल्स हमें बिल्ड करने हैं सो दैट हम ऐसी फॉल्टी ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व कर सकें, ओके. इसके बाद क्या आता है, हम ये भी देखेंगे हाउ दीज रूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू AI रेडी डिसीजन फीचर्स, ठीक है. ये जो रूल्स हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, how these rules can be converted into AI ready decision features. This is an important part, ठीक है. So सबसे पहले आपको रूल्स को समझना है, उस रूल्स पे से आप ट्रांजैक्शन पैटर्न्स को समझोगे या कंप्लायंस रिस्क सिग्नल्स को समझोगे. फिर इन रिस्क सिग्नल से आपको इन रूल्स को आपको कन्वर्ट करना है into an AI ready decision features so that AI can decide, okay, AI can take a decision whether the transaction is a risky transaction or a compliant or a risk transaction, so that we will be able to identify. तो उसके लिए हमें अपना AI मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है. एक जेन AI मॉडल हमें ट्रेन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल, लेट्स से, ट्रांजैक्शंस एंड वेरियस अदर फीचर्स. तो हमें ये समझना है कि ठीक है, इन चीजों को यूज करके हम कैसे AI सिस्टम्स बना पाएंगे, ठीक है, या जेन AI सिस्टम्स बना पाएंगे जो कि बैंक्स को हेल्प कर सके, ओके. नाउ अब ये भी समझना है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, ठीक है, इसे बेनिफिट क्या मिलेगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज व्हाई दिस मैटर्स. दिस मैटर्स बिकॉज banks must identify customers, classify risk and monitor transactions continuously, ठीक है. एक अगर आपने एक AI सिस्टम बना दिया तो बैंक्स को एक कैपेबिलिटी मिल पाएगी कि वो ऑथेंटिक कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रिस्क्स को क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिस्की ट्रांजैक्शंस हैं, एंड दे विल गेट द कैपेबिलिटी टू मॉनिटर ऑल द ट्रांजैक्शंस, ठीक है. एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ओके. नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा a compliance risk model should surface explainable alerts for human review,
ओके, सो व्हाट डू यू हैव इज, मान लो आपने एआई से एक कंप्लायंस रिस्क मॉडल बनाया जो रिस्क आइडेंटिफाई करता है। अब ये रिस्क क्या करेगा, ही शुड सरफेस एक्सप्लेनेबल अलर्ट्स, ओके, फॉर ह्यूमन रिव्यू। सो जो आप मॉडल बनाओगे वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करने के बाद अलर्ट्स रेज करेगा। ठीक है, इट कुड बी रेड फ्लैग्स रेज करेगा अक्रॉस ट्रांजैक्शंस, और वो ट्रांजैक्शंस अभी ह्यूमन रिव्यू कर सकता है। तो एक ह्यूमन सारी ट्रांजैक्शंस तो नहीं देख सकता, बट जहां पे हाई अलर्ट्स आ रहे हैं, जो क्रिटिकल केसेस हैं या जो हाई रिस्क केसेस हैं, उनको तो ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम एक एक्शन ले सकते हैं। ओके, so what exactly we are doing, we are using technology to help people, those who are the decision makers of such you know such protection, जो जिन लोगों को करनी है, those who are responsible। समझ में आ गई बात? Similarly, what next we need to know, the exact internal scoring formula is bank specific, but the rule framework is public। ठीक है, सो ये जो इंटरनल स्कोरिंग होगी वो हर बैंक का अपना अलग होगा। ठीक है, हर बैंक अपनी अलग रिस्क कैपेसिटी और रिस्क थ्रेशोल्ड रखता है, या अगर कोई हो सकता है आरबीआई अगर कोई मैंडेट कर दे फॉर सर्टेन इंटरनल स्कोरिंग फॉर्मूलाज, तो फिर बैंक को वो अप्लाई करने पड़ते हैं, बैंक को वो मानना पड़ेगा। ठीक है, बट जो रूल्स हम देखने वाले हैं वो एक जस्ट रूल फ्रेमवर्क है, विच इज अ पब्लिक फ्रेमवर्क विच आरबीआई हैज आस्क्ड बैंक्स टू फॉलो। ठीक है, तो आरबीआई का कहना है कि बैंक्स को ये फॉलो करना चाहिए, जो अभी रूल्स हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक वी आर क्लियर टिल हियर। ठीक है, नाउ लेट्स सी, so let's get to have a quick summary of what is happening. So you see, RBI requires every regulated entity to maintain a board approved KYC policy covering customer acceptance, risk management, customer identification and monitoring of transactions। ठीक है, यानी हर बैंक को एक बोर्ड अप्रूव्ड केवाईसी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें वो किस कस्टमर को एक्सेप्ट करना है बैंकिंग के लिए, किसके अकाउंट्स खुल सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, दिस इज अ मैंडेट बाय आरबीआई। ठीक है, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है। तो आप भी अगर कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो इन फ्यूचर योर ट्रांजैक्शंस वुड also be identified by AI in future। Okay, now then the summary says customers must be classified as low, medium or high risk। Okay, so ये पॉलिसीज क्या करती हैं, आरबीआई कहता है कि कस्टमर्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन दीज कैटेगरीज। ठीक है, लो रिस्क कस्टमर्स, मीडियम रिस्क कस्टमर्स और हाई रिस्क कस्टमर्स। ओके, एंड हाउ विल दीज क्लास, ये क्लासिफिकेशन कैसे होगा? So there are certain variables which we will be using. There are certain factors which we will be using in order to identify this class of customers। ठीक है, वो क्या क्या होंगे? It could be identity of the customer, business activity of the customer, geography of the customer, products in which they are dealing with, the delivery channels and the transaction types। Okay, तो कई बार आपने सुना होगा कि जैसे अगर कोई मान लो बेटिंग का बिजनेस रन करता है और उसके अकाउंट में अगर बेटिंग का पैसा आ रहा है तो कई बार अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, कोई गेमिंग वेबसाइट से अगर पैसा आ गया तो अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। कोई ऑनलाइन बेटिंग के वेबसाइट्स हैं, अगर वहां से कोई ट्रांजैक्शन करता है तो अकाउंट सील हो जाते हैं। ठीक है, सो सच ट्रांजैक्शंस आर बीइंग मॉनिटर्ड। ओके, एंड अकॉर्डिंगली बैंक आइडेंटिफाई करता है कि आर यू अ लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और अ हाई रिस्क कस्टमर। इज दैट क्लियर? सो आपकी आइडेंटिटी, आपकी बिजनेस की एक्टिविटी, आपकी ज्योग्राफी, मान लो आप आसनसोल में हो या ऐसी जगह हो जहां पे जहां से डिजिटल स्कैम्स होते हैं, जैसे अभी आप पीछे देखो बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे थे, साइबर अरेस्ट हो रहे थे, लोग पुलिस वाले बन बन करके कॉल कर रहे थे कि आपका कुरियर यहाँ से वहां भेजा है, उसमें कुछ मिल गया है उल्टा सीधा। ठीक है,
and they were trying to trick people. Okay, got it? Similarly, products, delivery channel, and transaction types. Now, अब क्या है? Banks must monitor transactions continuously for unusual complexity. ठीक है? So ये important point है. बैंक को क्या करना पड़ता है? Banks must monitor transaction continuously for unusual complexity. इतना लिखते हैं. Banks must monitor transactions continuously. ठीक है? अब बैंक को करना क्या है? बैंक को ये ढूंढना है unusual complexity, lack of economic rationale, possible proceeds of crime, terrorism and financing concerns. टेररिज्म फाइनेंसिंग कंसर्न्स. ठीक है? तो बैंक के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक को भी सारे ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने हैं, ताकि ऐसा कुछ ना हो जाए कि कोई पॉसिबल प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का पैसा था, जिसकी वजह से अगर बैंक ने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके फिल्टर करके अगर पुलिस को या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनको प्रॉपरली टाइमली वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हो सकता है कोई ऐसी क्राइम एक्टिविटी हो जाए. जैसे आप देखो, पहले ब्लास्ट हो जाते थे. अभी भी दिल्ली में भी एक ब्लास्ट हुआ था रिसेंटली, चांदनी चौक के आसपास. ठीक है? सो मतलब ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है? और money moves from one place to other while such activities has to take place. A lot of money moves. ठीक है? So अगर मनी कैश में मूव कर रहा है तो वो बॉर्डर या लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ दैट मच कैश इज मूविंग. अगर डिजिटली मूव कर रहा है, क्योंकि अब ऑफलाइन भी ऐसे मूव करना इतना पॉसिबल नहीं है. ठीक है? जब डिजिटली मूव करता है तो बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्जर्व दैट. ठीक है? सो टेररिज्म, फाइनेंसिंग कंसर्न्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब चैलेंजेस हैं बैंक को. कई बार क्या होता है, जब क्राइम होता है ना, तो ये जो लीगल डिपार्टमेंट होते हैं या बैंक्स को भी परेशान करते हैं कि बताओ भाई. जैसे अगर आप देखोगे, जब ये स्टॉक मार्केट स्कैम हुए थे, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट स्कैम में बैंक्स को एक एक ट्रांजैक्शंस पहले तो फिजिकली मॉनिटर करनी पड़ती थी. कब कहां से ट्रेल निकली, कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे गई, एंड विच वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम ह्यूमनली. मतलब पॉसिबल भी था, बट दसियों साल लग जाते थे और तब तक तो कहानी कहीं की कहीं चली जाती थी. आज क्या पॉसिबिलिटी है कि आज सच क्राइम्स कैन बी आइडेंटिफाइड क्विकली विद जेनएआई काइंड ऑफ सिस्टम्स इंस्टॉल्ड. और ये सब इंस्टॉल होने हैं सिस्टम्स. ठीक है? अब जेनएआई टेक्नोलॉजी नई आई है, ये सब काम होना है अक्रॉस बैंक्स. ठीक है? तो दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट which needs to be implemented and deployed. और ये भी डिप्लॉयमेंट ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोडक्ट बन गया और वो डिप्लॉय हो जाएगा. ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेसेस है. ठीक है? कंटिन्यूअसली आप उस पर वर्क करते जाओगे और आप उसको अपग्रेड करते जाओगे. ठीक है? नाउ इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखो, सर्टेन थ्रेशोल्ड्स एंड सिचुएशंस ट्रिगर्स स्ट्रॉन्गर चेक्स. ठीक है? कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर पॉइंट्स हैं. अगर वो ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो फिर वहां पे तो आपको ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग बहुत इफेक्टिवली करनी पड़ेगी या बहुत स्ट्रांगली चेक करनी पड़ेगी. ठीक है? वो कौन कौन से थ्रेशोल्ड्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि वो हमें अपने एआई मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा विद दैट डेटा सेट, सो दैट हमारा एआई मॉडल उसे आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है? या अगर हम एक जेनएआई मॉडल बनाएंगे तो हम ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट डालेंगे और वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट से चंकिंग करके या उसको रैग से हम उसको एक्सट्रैक्शन करके हम उसकी एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे. और फिर जब हम उसके अक्रॉस जब जैसे कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करी, तो वो कंप्लायंस पॉलिसीज के बेसिस पे फिर हमारी ट्रांजैक्शंस फ्लैग होती जाएंगी. ठीक है? तो मान लो एक कंटिन्यूअस पूल ऑफ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं खटाखट एनएसक्यू से. ठीक है? या किसी भी एक बिल्कुल एमक्यूक्यू डेटा, मतलब जो भी प्रोटोकॉल्स हैं फास्टर ट्रांजैक्शंस के, वो हम बिल्ड करेंगे. सिस्टम दिखाऊंगा मैं कि हम एक रियलिस्टिक सिनेरियो बनाएंगे कि जैसे बैंक की लगातार ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पर सेकेंड, thousands of transactions are happening per second. So we will run an AI system and we'll try to identify
कि क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, which transactions would be flagged. ठीक है, तो we'll try to set it up on a cloud based environment. तो वो हम काम करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या हमें पकड़ना है, ठीक है, what all policies are there. Okay, now so certain threshold and situation trigger stronger checks, and वो कौन कौन से हैं, such as walk-in transactions of 50,000 or more, ठीक है, या सस्पेक्टेड स्ट्रक्चरिंग बिलो 50,000, मतलब अगर कोई आके 50,000 से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, तो आप देखो 50,000 से ऊपर जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो मतलब बैंक वाला कैशियर ना, मतलब बहुत आपको ऐसे 3 बार देखता है कि भाई क्या कौन हो, फिर 3 बार साइन चेक करेगा, अपने अकाउंट से भी अगर आप कैश विड्रॉवल करने आ रहे हो तो आपसे 4 बार पूछेगा, ठीक है, कि व्हाट इज। सो 50,000 का एक क्राइटेरिया है आरबीआई ने बना रखा है, ठीक है, कि अगर कोई वॉक इन ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर की हो रही है तो उसको मॉनिटर करो। 50,000 से नीचे की ट्रांजैक्शन जल्दी मॉनिटर नहीं होती क्योंकि बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अब तो शायद ये लिमिट और बढ़ा दे बिकॉज यूपीआई की लिमिट इन्होंने 3 लाख तक कर दी है, तो कई बार 3 लाख तक की 5 लाख तक भी कर दिया। आई थिंक सर्टेन बैंक्स हैव 5 लाख यूपीआई लिमिट। आई थिंक एसबीआई ने भी 5 लाख तक की कर दी है मे बी। सो बट अभी की जो पॉलिसी है एज ऑफ 2025 अगस्त, इट सेज कि 50,000 से ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन है तो मॉनिटर होगी, ठीक है। देन सस्पेक्टेड स्ट्रक्चरिंग बिलो 50,000, अगर 49,000 की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो इसको बोलते हैं सस्पेक्टेड स्ट्रक्चरिंग बिलो 50,000। मतलब कई बार लोग क्या करते हैं, 50,000 की लिमिट है तो उससे छोटी लिमिट करके उसकी लगातार ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो एक सस्पेक्टेड स्ट्रक्चरिंग है। तो सस्पेक्टेड स्ट्रक्चरिंग को भी पकड़ना है, ठीक है, कि अगर कोई जैसे लिमिट तो मैंने 50,000 सेट कर दी तो रूल तो 50,000 है, लेकिन अगर मेरा रूल बेस्ड सिस्टम है तो 50,000 तो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो बाकी ट्रांजेक्शन 49,000 की हो रही है वो सारी हो जाएंगी, ठीक है, तो भी मैं क्राइम को नहीं रोक पाऊंगा। तो नाउ अ जेन्युइन सिस्टम शुड बी केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सस्पेक्टेड स्ट्रक्चरिंग, कि यार अगर कोई भी ऐसी पैटर्न बेस्ड अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो भी मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊं, पकड़ पाऊं विद सर्टेन फैक्टर्स जो ह्यूमनली या रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है इन रियलिस्टिक सिनेरियोस, ठीक है। तो वहां पे जेनेआई का बहुत काम है, ठीक है, क्योंकि जेनेआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इस तरीके की चीजें इंप्लीमेंटेशन करने में मदद कर सकती है। ओके, नाउ आगे क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स, स्मॉल अकाउंट लिमिट्स, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थ्रेशोल्ड जो कि ट्रिगर करते हैं इंपॉर्टेंट चेक्स, ओके, कि ये ट्रांजैक्शन चेक होनी चाहिए या नहीं। सो व्हाट वी डिड, हमने ये देखा कि दीज रूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉडल फीचर्स, ठीक है, दीज रूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉडल फीचर्स। ये जो भी रूल्स हैं उसके थ्रू हम एक मॉडल बना सकते हैं। We can alert rules and explainable risk reasons for compliance teams. ये 3 चीजें की जा सकती, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो ये जो रूल्स अभी हमने पढ़े, हम ये देख सकते हैं कि दीज रूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉडल फीचर्स, अलर्ट रूल्स, यानी अगर ऐसा कुछ भी आइडेंटिफाई होता है तो अलर्ट्स रेज हो जाएं, या एक्सप्लेनेबल रिस्क रीजंस कि ये रिस्की क्यों हो सकता है। अब जेनेआई की एक और खास बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेआई, क्योंकि आप इससे जनरेट कर सकते हो टेक्स्ट, तो एआई आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेबल रीजन बता सकता है कि भाई इस वजह से ये ट्रांजैक्शन रिस्की आइडेंटिफाई हो रही है, ठीक है। सो जेनेआई मैसेज कैन कम and it can explain the user that why this transaction is got filtered or marked as suspected. I believe this is clear. तो वहां पे भी हम जेनेआई का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। एंड हु वुड गेट हेल्प फ्रॉम दिस, द कंप्लायंस टीम्स, ठीक है। सो द मेजॉरिटी ऑफ दिस वुड बी यूज्ड बाय whom, द कंप्लायंस टीम्स, ठीक है। तो आप जब प्रोडक्ट बिल्ड करोगे तो आपका प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, कंप्लायंस टीम्स यूज करेगा, ठीक है, बात समझ गए। नाउ सो अब पब्लिक रूल लेयर में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। सो हमारे पास एक आरबीआई की केवाईसी मास्टर डायरेक्शन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है
ये डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है हाउ बैंक्स आइडेंटिफाई कस्टमर्स, हाउ दे क्लासिफाई रिस्क, हाउ दे मॉनिटर ट्रांजैक्शंस, हाउ दे रिटेन रिकॉर्ड्स एंड हाउ दे एस्केलेट सस्पिशियस एक्टिविटी। ठीक है, बैंक्स क्या करता है, ये 5 काम करता है। ठीक है, व्हाट अ बैंक डज, बैंक आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, ठीक है। सो विद दिस आरबीआई केवाईसी मास्टर डायरेक्शन हम क्या 5 चीजें कर सकते हैं, हम कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम रिस्क क्लासिफाई कर सकते हैं, हम ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं, हम रिटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को फ्रॉम द बैंक्स ऑफ दी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, और हम एस्केलेट कर सकते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी को, विच मींस वी कैन इन्फॉर्म दिस suspicious activity to the legal departments. ठीक है, initially to a bank legal department, then bank can communicate to maybe a local police, and the local police can then take it to the next legal law, maybe enforcement directorate, maybe income tax, maybe any of these organizations which are kept in India. ठीक है, maybe to a regulator RBI. ठीक है, RBI भी regulator है, तो RBI को भी रिपोर्ट की जा सकती है। दे कैन एस्केलेट दिस सस्पिशियस एक्टिविटी टू आरबीआई एंड देन आरबीआई कैन टेक अ कॉल ऑन इट कि उसको कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। जब भी देखो बड़े बड़े स्टॉक क्राइम्स इंडिया में कैप्चर हुए हैं, तो आरबीआई, पुलिस एंड ऑल ऑफ दैट वो हैव टेकन अ कंट्रोल ऑफ दैट। बैंक्स कोई भी गड़बड़ काम ना करें उसके लिए आरबीआई सेटअप है, आरबीआई गवर्न करती है। ठीक है, आरबीआई इज अ रेगुलेटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो अब ये करेगा कौन, बैंक वाला तो नहीं कर सकता, तो जेनेआई इंजीनियर्स चाहिए। सो दीज जेनेआई इंजीनियर्स would see what are the current policies and how I can make a system around it, so that कि I can give a system to a bank जहां पे बैंक मेरा सिस्टम रन कर रहा है, और बैंक देख पा रहा है कि ठीक है, how are we identifying customers, what are the factors and features with which we can identify customers, how we can identify these customers into risk categories, whether this customer is a low risk customer, medium risk customer, or a high risk customer, what kind of business he's doing, what kind of transactions he's doing, is he violating any structured limit. So all of that has to be monitored. So all these transactions are monitored across accounts, and then these records are retained and used for escalation. Okay, I believe this is clear to you. ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं पीएमएलए रूल्स एंड, ठीक है, एंड एएमएल एंड सीएफटी लीगल बेस फॉर ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, सो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीएमएलए रूल्स, और इसके बारे में हम समझेंगे कि व्हाट आर दीज लीगल बेसिस। ठीक है, कैसे ड्यू डिलिजेंस होता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, रिकॉर्ड मैनेजमेंट कैसे होता है, वी विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, 1-2 सेशंस में पहले हम इस पूरे सिस्टम को समझेंगे अच्छे से कि कैसे बैंक काम करता है, क्या क्या चीजें आइडेंटिफिकेशन होती हैं रियलिस्टिकली, क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है फॉर अ रियल मार्केट। ठीक है, मैं कोई ऐसा अननेसेसरी प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहता हूं, हम एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाना चाहते हैं विच इज अ वैल्यू इन योर रेज्यूमे। जब तुम उसे अपने रेज्यूमे में डालोगे तो इट विल लुक वेरी हैवी। ठीक है, लगेगा कि हाँ, शी हैज वर्कड ऑन अ रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और तरुण हैज वर्कड ऑन अ रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड देन when you will be appearing for a Deloitte interview or an interview like this organization, then they would be clear कि हाँ, yes, I want this resource because she knows what we are actually trying to do and what we are trying to implement. Okay, is that clear? तो इसलिए हमें इसको कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। तो इतना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे से और अदर पॉलिसीज को पढ़ेंगे, एंड देन वी कंटिन्यू।